Hi everyone, this is Ayushi. Hope you all are doing well. और ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम अ, जिसमें हम क्लास 10th से उठाए एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसका नाम है सेल। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम वेयर आई एम फेसिंग कैमरा एंड आई एम टीचिंग ऑनलाइन. So hope you like my video, and please, if you like the video, just like, subscribe and share. Please do subscribe it. Please do support me. तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेल। ये क्लास 10th के सिलेबस से उठाई गई एक टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सेल क्या है। तो व्हाट इज सेल? लाइक जैसे एक मैंने यहाँ पे एक गूगल से इमेजेस को यूज़ करके कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये एक घर है। जैसे ये एक घर है, इसमें एक छोटे छोटे ब्रिक से बना हुआ वॉल है, ठीक है। सेम एग्जैक्टली ऐसा ही हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ये भी पिक्चर गूगल से ली गई है। सो ये जो हमारे जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ये भी कुछ टाइनी सब्सटेंसेस से मिलके बनी है और उन छोटे छोटे सब्सटेंसेस को हम सेल कहते हैं। अब हम इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब ये होगा कि जैसे हमारा ये घर एक छोटे छोटे टाइनी छोटे छोटे सब्सटेंसेस लाइक ब्रिक्स से बना हुआ है, वैसे ही हमारा जो ये ह्यूमन बॉडी है, ये इन छोटे छोटे सब्सटेंसेस से मिल के बना हुआ है। छोटे छोटे बहुत छोटे हैं ये, हम उन्हें नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते हैं। जो ह्यूमन बॉडी हमें इतनी स्टिफ दिखती है, इतनी इतनी स्ट्रांग दिखती है, इसमें इतने मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं इतने सारे, ये एक्चुअली बने हुए हैं छोटे छोटे सब्सटेंसेस से। और उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? सेल। ठीक है। तो सेल को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर सेल नहीं होगा तो ये ह्यूमन बॉडी ढंग से वर्क नहीं कर सकती है। ठीक है। तो पहली बार जो सेल को किसी ने अगर देखा था माइक्रोस्कोप के नीचे, पहली बार अगर किसी ने देखा था, तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। ठीक है। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी आपको, जैसे कि स्टोरी की तरह सुनाऊंगी। रॉबर्ट हुक जो थे वो बहुत ही क्यूरियस थे, ठीक है, जानने के लिए। लाइक ही वॉज नॉट नोइंग, वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे कि मुझे सेल को देखना है, या फिर उन्हें कोई सपना आया था कि सेल जैसा कुछ होता है ह्यूमन बॉडी में, जिन छोटे छोटे क्षण छोटे छोटे सॉरी छोटे छोटे चीज़ों छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बना हुआ ह्यूमन बॉडी है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, उसको हम सेल कहेंगे। ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट ही वॉज वर्किंग ऑन माइक्रोस्कोप। वो एक माइक्रोस्कोप को बना रहे थे जिससे ही वो छोटे छोटे जीवाणुओं को, छोटी छोटी चीज़ों को देख सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो बनाए तो थे अपना माइक्रोस्कोप देखने के लिए, बट उन्होंने उसमें कॉर्क सेल को कॉर्क सेल क्या है? तो कॉर्क जो है अपना वो जो पेड़ होते हैं उसके बार्क मतलब छाल, पेड़ के छाल को उन्होंने मतलब वो उनके माइक्रोस्कोप पे आ गया था गलती से, ऐसा कहते हैं, मतलब मैंने पढ़ा है कि वो गलती से, ऐसा उन्होंने इंटेंशनली नहीं देखने की कोशिश की थी, बट उन्होंने देखा उसमें कि छोटे छोटे हनी कॉम्ब जैसा हमारा मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसकी तरह स्ट्रक्चर वाला सब्सटेंस कुछ दिख रहा है। तो उन्होंने देखा उसको, तो उसको उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है। सेल जो है, सेल का मतलब है छोटे छोटे रूम। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक सेल का अर्थ बहुत ज्यादा है, जैसे रिसर्च सेल। ठीक है। वैसे हम कहेंगे रिसर्च सेल मतलब रिसर्च रूम। फिर हम कहेंगे कोई भी बहुत, सेल का मतलब एक छोटा रूम। तो इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया एक सेल। ठीक है। तो सेल क्या है? छोटे छोटे रूम्स जैसे सब्सटेंस है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जैसे सब्सटेंस है, जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है। तो अब ये सेल में होता क्या है भाई? सेल है जिसने ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाया है, और वो उसको फंक्शन करने में भी हेल्प कर रहा है। जैसे हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब वो स्ट्रक्चर दे रहा है। ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा हाथ है, पैर है, किडनी है। तो
उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है सेल, ठीक है। अगर सेल ना हो तो उसको एक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। वैसे ही हम कहेंगे कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल को फंक्शन करने में कहीं ना कहीं, सॉरी, बॉडी को, ऑर्गेनिज्म के बॉडी को हेल्प कर, फंक्शन करने में कहीं ना कहीं हमारा सेल जो है वो मदद कर रहा है। तो कैसे कर रहा है? अब सेल होते कितने टाइप्स के हैं, तो हमें ये भी जानना, आगे की क्लास, आगे में हम जानेंगे। ना व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ, और बता सकते हैं कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किन सबस्टेंसेस से मिलके बना है, ठीक है। तो वो क्या है? वो सेल है, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो रॉबर्ट, मैंने जैसे बताया आपको कि रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने सेल देखा था पहली बार कॉर्क सेल में, ठीक है। कॉर्क सेल क्या है? तो किसी भी ट्री के बार्क, मतलब ट्री का जो छाल है, पेड़ का छाल, उसमें उन्होंने पहली बार देखा था सेल। हम लोगों ने लैब में भी ये एक्सपेरिमेंट किया है, आपने भी अगर किया हो तो, या फिर आप अगर स्कूल अभी जा रहे हैं, या फिर अगर स्कूल्स आपके खुलने वाले हैं तो लैब अगर खुलता है तो वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या देख सकते हो। किसी भी अनियन के, जैसे हम प्याज खाते हैं तो अनियन का जो बाहरी हिस्सा होता है जो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, आप उसको ले करके और माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखोगे तो आपको छोटे छोटे हनी कॉम्ब, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, छोटे छोटे, उसको हम कहते हैं सेल। उसके बाद आते हैं, अब हमारे स्टेज पर आते हैं ल्यूवेन हुक, जो कि 1674 में आए। इन्होंने क्या बताया कि फ्री लिविंग सेल, मतलब इन्होंने जो सेल है उसको उसको पॉन्ड वाटर में देखा। मतलब फ्री लिविंग सेल, मतलब वो जीता जागता सेल। वैसे तो वो पेड़ का छाल उठा करके देख लिए थे पहले ही रॉबर्ट हुक ने, लेकिन ल्यूवेन हुक ने क्या किया, उसको जीता जागता सेल को पॉन्ड वाटर में देखा पहली बार, ठीक है। अब आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में। इन्होंने देखा कि भाई सेल के अंदर तो कुछ और भी सब्सटेंस है, कुछ और भी है जो इसको फंक्शन करने में या तो हेल्प कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ और भी सब्सटेंस है। उसको इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को देखा, जो कि सेल के अंदर है, ठीक है। फिर 1839, मतलब इनके 8 साल बाद रॉबर्ट ब्राउन जब आए, जिन्होंने न्यूक्लियस को बताया कि भाई न्यूक्लियस है सेल के अंदर, उनके 8 साल बाद पुरकिंजी नाम के एक साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बताया कि भाई सेल में कुछ फ्लूइड सब्सटेंस भी है। न्यूक्लियस तो है ही, बट उसके अलावा उसके बाहर में कुछ फ्लूइड भी है। वो क्या है? तो वो है प्रोटोप्लाज्म, ओके। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हमारे कुछ दिनों बाद आए 1838, मतलब इनके इन पुरकिंजी से पहले ही इन्होंने बता दिया था, श्लेडन और स्वान, ठीक है। 1839 ने इन्होंने बताया कि सेल के जो हैं वो बहुत सारे अदर ऑर्गेनल्स भी हैं, ठीक है। छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर जो कि सेल को फंक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे ऑर्गेनल्स मिलके सेल को फंक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, और छोटे छोटे सेल मिलके टिश्यू को फंक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और जो टिश्यू है बहुत सारे, वो मिलके एक ऑर्गन बना रहा है, उसको कहीं ना कहीं सेल फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने नाम दे दिया कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब आप मुझे एक बात सोच के बताओ कि जो हमारा किडनी का सेल है या फिर और हमारा जो ब्लड का सेल है, क्या दोनों का फंक्शन सेम है? नहीं, ठीक है। दोनों के फंक्शन सेम नहीं होंगे, दोनों के फंक्शंस अलग अलग पाए गए हैं, दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। इसीलिए हम, इसीलिए जो उसके जो किडनी का फंक्शन है वो डिफरेंट है, और जो ब्लड का फंक्शन है वो डिफरेंट है। अब आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि जो किडनी है उसका क्या फंक्शन है, और जो ब्लड है उनका क्या फंक्शन है, ठीक है। फिर हम आते हैं वर्चॉ, 1855 में वर्चॉ ने बताया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब जो हमारे नए सेल जो बन रहे हैं वो हमारे प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल के बेसिस सेल से ही बन रहे हैं,
ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि पहली बार कोई सेल होगा अर्थ पे जिसने न्यू सेल को डेवलप किया। उसके बाद फिर और नए सेल डेवलप हुए, और नए सेल डेवलप हुए, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज करते गया। अब इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? जो पुराने सेल है उससे कोई नया सेल अगर डेवलप हो रहा है तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसीजर को हम कहेंगे सेल डिवीजन। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सेल डिवीजन का क्या फंक्शन है और यूनिसेलुलर में क्या फंक्शन है और मल्टी सेलुलर सेल में क्या फंक्शन है। तो आइए पहले हम ये जान लें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, मैंने पहले बोल दिया है यूनिसेलुलर सेल, बट नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम पहले जान लें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, यूनी यूनी अपने शब्द जैसा दिखा रहा है। यूनी मीन्स सिंगल, मीन्स वन। दिस वर्ड सिग्निफाइज दैट यूनी मीन्स सिंगल। ओके, सो सिंगल सेल, ओके, unicellular. तो single cell is responsible for all the metabolic activities which are happening in that cell. Okay, like amoeba, chlamydomonas, paramecium, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में एक सेल ही रिस्पॉन्सिबल है हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो क्या क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सकती हैं? डाइजेशन, respiration, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो एक सेल ही परफॉर्म कर रहा है। लाइक हमारी बॉडी में हम क्या है? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हजारों या मिलियन बिलियन सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइक जो नर्व सेल्स है वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करेगा। इसके लिए निर्धारित है कि जो नर्व सेल है वो यही फंक्शन करेंगे। जो किडनी के सेल है वो एक्सक्रीशन के ही फंक्शन को मतलब फंक्शन करेंगे। ठीक है, जो अपना लंग्स का सेल है वो रेस्पिरेशन का ही फंक्शन करेगा। ठीक है, देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन देम। ठीक है, तो मतलब स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है। ठीक है, बट फंक्शन सेम नहीं है दोनों का। ठीक है, फंक्शन इज डिफरेंट बट cells are helping them to function. ओके, तो आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर मीन्स मेनी। ठीक है, मल्टी मीन्स मेनी, मतलब मेनी सेल्स combine to form an organism. For example, fungi, plants, animals, and human beings are animals. Okay, they comes under animals. So ये थी एक छोटी सी कहानी कि हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अब हम आते हैं, क्या हर एक सेल एक जैसा ही दिखता है? मतलब जितने भी सेल्स मैंने आपको बताए हैं, अभी तो मैंने पहले ही प्रीवियस स्लाइड्स में ही आपको बता दिया कि जो सेल्स हैं उनकी फंक्शन तो अलग अलग होती है भाई। नर्व सेल जो है वो अलग काम करता है, ब्लड सेल अलग काम करता है, बोन सेल का अलग काम है, ओवम का अलग काम है, स्पर्म का अलग काम है, वाइट ब्लड सेल वो अलग फंक्शन करते हैं। बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है क्या? नो, लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये सारे एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, न्यूरॉन का अलग है, अपना रेड ब्लड सेल अलग दिखता है, वाइट ब्लड सेल का स्ट्रक्चर अलग है। ये सब ह्यूमन सेल है, बट प्लांट सेल वो भी एग्जैक्ट वो तो अलग ही दिखते हैं। उनमें कुछ और भी डिफरेंसेस हैं प्लांट्स और एनिमल सेल में, जो कि हम आगे की क्लासेस में भी देखेंगे। ठीक है, ये तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया है आपको कि जो सेल है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसी पिक्चर दी है, ये मैंने गूगल से ली है। ठीक है, अब जो हमारा नर्व सेल है इसका स्ट्रक्चर अलग दिखता है, आरबीसी का अलग दिखता है, बोन मैरो का स्ट्रक्चर अलग है, और वाइट ब्लड सेल का अलग है, और स्पर्म का अलग है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि जो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी उसका क्या नाम है। ठीक है, और कौन सा ऐसा सेल है जो कभी डिवाइड नहीं करता, वो सिर्फ एक बार ही डिवाइड करता है थ्रू आउट द लाइफ।
ओके, वो कभी डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेल्स हैं जो कि एक दूसरे से अलग है, और न ही इनका स्ट्रक्चर फंक्शन भी एक दूसरे से अलग है। तो अब आप इस सवाल का जवाब तो आसानी से दे सकते हैं कि जो सेल है वो उसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। अब आप मुझे कभी ये बताओ कि भाई सेल जो है वो किससे बना हुआ है। मैंने मुझे पता तो चल गया भाई, इन लोगों ने देख लिया, ल्यूवेन हुक ने देख लिया, रॉबर्ट हुक ने देख लिया कि सेल होता है कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है, उसको हमने सेल कह दिया। ठीक है, बट सेल बना किस चीज से है। ठीक है, बट सेल को बनाया किन किन चीजों से मिल करके है। तो प्राइमरीली जो हमारा सेल है वो तीन चीजों से मिलके बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब इनके पार्ट्स ऑर्गेनल्स भी हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तीन इसके मतलब स्ट्रक्चर में, ये आपको मैं इस डायग्राम में भी दिखा सकती हूँ, मैंने बनाया है छोटा सा डायग्राम, बट दिस इज नॉट द बिगेस्ट, मतलब बस एक समझाने के लिए। जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारा सेल है, जो मिडिल पार्ट आपको ब्लैक में दिख रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। जो आउटर पार्ट आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो इसमें तो ब्लू में ही है, बट अगर इसको जो आउटर मेम्ब्रेन जो कि इसको सराउंड कर रही है, इसको हम कहते हैं ये सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो अब हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो हमारा प्लाज्मा, अब हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। जैसे कोई हमारा अगर सेल है, उसका आउटर मोस्ट लेयर जो होगा उसको हम कहेंगे सेल, उसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे सेल को बाहरी इन्वायरमेंट से, मतलब आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना घर बना लिया, ठीक है, उसके बाहर मैंने कैंपस कैंपस लगा दिया। ठीक है, मतलब मैंने उसके बाहर वॉल लगा दिए। ठीक है, वो जो वॉल है वो मुझे कॉलोनी के दूसरे लोगों से मेरे घर को सेपरेट करने का काम करेगी। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारा सेल है, उसने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बना रखा है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किन चीजों से मिलके बना है। तो ये हमारा मिलके बना है लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड से मिलके बना है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब इसका काम, जैसे मेरे घर के बाहर मैंने कैंपस लगा रखा है। ठीक है, मेरा घर मैंने बनाया है, उसकी चारों तरफ मैंने बाउंड्री लगा रखी है। अब मेरे घर की बाउंड्री जो है वो क्या काम करेगी, वो सबसे पहले तो वो देखने का काम करे, वो यहाँ पे रोकने का काम करेगी। कोई भी अनवांटेड इंसान ऐसे ही नहीं घुस जाएगा मेरे घर में, उसको पहले वो बाउंड्री वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वहां पे कुछ मैंने गेट्स भी लगा दिए। ठीक है, गेट लगा दिए, दो गेट कीपर भी खड़ा कर दिया है मैंने, कि भाई तुम्हें देखना है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन अंदर नहीं, कौन अंदर से बाहर जा रहा है। अब मैं अनवांटेड लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे घर में चोर वो चक्के आए, मेरे घर में चोरी हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, गेट पे दो गेट कीपर्स को खड़ा कर दिया है। ठीक है, अब दोनों वो चेक करते हैं कि कौन अंदर आ रहा है, कौन अंदर से बाहर जा रहा है। अब जिनको बाहर जाने की अनुमति है वही बाहर जा सकते हैं, और जो जिनको अंदर आने की अनुमति है वही अंदर आ सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो हम रेस्पिरेशन जब करते हैं, उस टाइम पे हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, और क्या करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। क्या सिर्फ जो हम रेस्पिरेट कर रहे हैं, जो गैस हम ले रहे हैं, क्या वो सिर्फ हमारा लंग्स या लंग्स तक ही जाता है? नहीं, वो लंग्स से पहले हमारे हार्ट तक जाता है, ब्लड तक जाता है, और ब्लड जो है वो उसको अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती है। ऑर्गन्स किससे मिलके बना है? टिश्यूज से मिलके बना है। टिश्यूज किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। तो अल्टीमेटली जो अपना ऑक्सीजन है या जो गैस जो हम इनहेल कर रहे हैं, वो कहाँ तक जा रहा है? वो उन सेल्स तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब
हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका क्या काम है? उसका काम है कि वो देखना कि अंदर कौन सी गैस आ रही है। ऑक्सीजन को आना है, भाई आ जाओ, ठीक है, आप अंदर जा सकते हो, आपको अनुमति है। बट उसके अलावा भी मीथेन, बहुत मीथेन एक ऐसा गैस है जो जहरीला गैस है, ठीक है, उसको अगर हम इनहेल कर लें तो हमारी डेथ हो सकती है। बट व्हाट इज द रीजन? वो हमारी सेल्स तक जाता है। अब हम रीजंस के तक आगे तक पहुंचेंगे, ठीक है, बट लेट अस नो फर्स्ट कि ये जाता कैसे है अंदर, ठीक है। अब वहां उस प्रोसीजर को अब हमारा जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मतलब कुछ सेलेक्टेड चीजों को वो परमिट करता है कि आप अंदर जा सकते हैं या अंदर से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। वो हर किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं देगा, ठीक है, बिकॉज भाई वो सेल है, उसको प्रोटेक्ट करना है अपने ऑर्गेनल्स को, ठीक है। ऑर्गेनल्स कौन है? उसके अंदर के भाई लोग हैं जो रह रहे हैं घर के अंदर, उनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, भाई उनके अंदर कोई ऐसे आदमी कोई भी नहीं घुस जाए। तो उन्होंने अपना जो गेट है उसको काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ बनाया है, बहुत सारे कैमरेज लगा रखे हैं गेट पे, बहुत सारा सिक्योरिटी है वहां, ऐसी कोई अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं जो अंदर आने देता है, जो भी अंदर आना और बाहर जाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन होता क्या है? तो ऐसे अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन का जब कॉन्सेंट्रेशन तब जब सॉल्वेंट का जब सॉल्यूट का जब ये होता है, मूवमेंट होता है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे मान लो भाई तुम्हारे पास लाइक मुझे प्यास लगी है, ठीक है, मुझे पानी चाहिए, मेरे पास पानी नहीं है, आई हैव वेरी लिटिल क्वांटिटी, बस बहुत कम है, तुम्हारे पास भाई भर भर के 5 लीटर 10 लीटर पानी लेके तुम घूम रहे हो, ठीक है। मैंने क्या किया, भाई मुझे पानी दे दो, मैंने तुमसे मांगा, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास है, मेरे पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, मैंने तुमसे मांगा, वही सिस्टम यहाँ भी है, ठीक है। हाइयर से लोअर की तरफ जब मूवमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन हो गया भाई, कैसे हो रहा है यहाँ पे? अब हम एक एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। कभी बादाम खाते होगे आप सब दिमाग तेज करने के लिए, मैं भी खाती हूँ भाई, मेरा भी दिमाग बहुत कमजोर है, मैं बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ, ठीक है। आई होप आप भी खाते हो, और खाना भी चाहिए, आपकी मम्मी आपको खिलाती होंगी। तो जो हम बादाम खाते हैं उसको रात को मम्मी पानी में भिगो देती हैं, क्या होता है? सुबह रात को तो भाई वो सिकुड़ा सा रहता है, कड़ा रहता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता, एकदम हार्ड सरफेस सा होता है, उसको चबाने में दांत हाथ भाई टूट ही जाएंगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या करती है मम्मी, उसको पानी में डाल देती है, भिगो देती हैं, ठीक है, या फिर पानी में रात को छोड़ देती हैं, सुबह उठने पे वो सॉफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? वहां पे सॉल्वेंट जो है, हमारा पानी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पानी में डाल दिया उसमें उसको, ठीक है, तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो, अब हमारे जो आलमंड्स है, जो बादाम है, वो पहले तो सूखा सा था, उसके अंदर तो बिल्कुल पानी नहीं था, वो ऐसे ही पड़ा था। अब हमने उसको डाल दिया पानी में, वो भाई कह रहा है भाई मेरे अंदर पानी नहीं है, अब मुझे पानी दे दो, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो। तो पानी क्या किया भाई, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन हमारे कप में था, कप बोला ठीक है तू ले ले यार, तू भी ले ले, कि तू भी याद क्या रखेगा। उसने क्या किया, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट शुरू हो गया अपना, ठीक है। तो अब अपना आलमंड्स जो थे वो फूल गए भाई, मोटे हो गए, अब तो सॉफ्ट भी हो जाएंगे, अब तो भाई उसके 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 मजे हैं भाई, सॉफ्ट हो गए वो तो ये कैसे हुआ? ये डिफ्यूजन के थ्रू हुआ, ठीक है। अब अब चलो ठीक है, अब मैंने 2 4 बादाम खा ली, मम्मी ने ज्यादा भिगो दिए थे, अब ज्यादा तो मैं खा नहीं सकती, पेट खराब हो जाएगा भाई, मैं थोड़ा बहुत खा लिया मैंने, और मैंने छोड़ दिया कि अब नहीं खा पाऊंगी। तो यार माने मैं पानी में अगर उसको छोड़ दूंगी तो फूल फूल के तो फट जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, उसको ऐसे ही धूप में डाल दिया, ठीक है, छोड़ दिया है मैंने उसको। अब क्या हुआ उसका, अब जो उसका पानी है, मैंने ऐसे ही खाली कप में उसको डाल दिया, भाई कप बोला ला भाई तू पानी ला, तू बहुत पानी पी चुका है, मैं प्यासा हूँ, पानी दे मुझे। क्या हुआ, जो आलमंड था उसने अपना वाटर जो है वो लूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन आलमंड्स के अंदर था, और जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन कप के अंदर था, तो भाई मूवमेंट हो गई, बट वो इतनी कम होती है कि हमें दिखती नहीं है, वो वैसे ही
वेपराइज हो जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, हमें शो नहीं होता क्योंकि आलमंड भाई छोटा है ना। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप किशमिश के भी साथ कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है, ठीक है। तो ये है अपना डिफ्यूजन। सेम प्रोसीजर होता है जो हमारे सेल के अंदर, जो भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लाइक ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ठीक है। वो लंग्स तक पहुंचा, लंग्स से हार्ट तक पहुंचा, ठीक है। अब उनके पास कोई बहुत बड़ी मशीनरी तो नहीं है, वो इसी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू ही पहुंचा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पहुंचाया, उसके बाद क्या हुआ, वहां से जो ब्लड है उसने पिकअप किया ऑक्सीजन को। कैसे पिकअप किया? हीमोग्लोबिन में, ठीक है। हीमोग्लोबिन के पास क्या है? हीमोग्लोबिन के पास आयरन है। आयरन की किसके साथ बनती है? तो ऑक्सीजन के साथ बनती है। उसने ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइंड कर लिया और लेके वो घूम रहे हैं ऑक्सीजन को, भाई तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, ले लो। तो उसने एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किया। जो ऑक्सीजन है वो किसी भी सेल तक पहुंचा, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे स्किन के सेल तक पहुंचा, ठीक है। तो क्या हुआ, वहां के जो सेल्स थे उसमें पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसको एक्सहेल करना है, वो भर चुका है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें, ठीक है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा है, मतलब हाइयर कॉन्सेंट्रेशन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, बाहर में ऑक्सीजन का। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहे हैं और ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ठीक है। वो किससे हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। तो वो चीज अब हमारे वापस लंग्स तक आई और लंग्स से हमने बाहर की तरफ उसे एक्सहेल कर दिया रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये था आज हमारा पहला वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और आपसे हमेशा मिलने आऊं, डेली वीडियोस बनाऊं। एंड आई प्रॉमिस यू कि आई विल कंप्लीट योर सिलेबस विद टाइम एंड होप you'd like my syllabus, my teaching. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फिर मिलते हैं जल्दी।